अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल इंडिया न्यूज। और आज हम खासतौर पे इस शो में यानी कि जो मौजूदा हालात हैं, खासतौर पे कोरोना काल की वजह से जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ा हुआ है। मगर आपको बता दूं कि जो पिछले कोविड के सेकेंड वेव के दौरान हमने हालात देखे, जिसमें देखा कि किस तरीके से देश भर में, दुनिया भर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोगों ने अपनों को खोया। और वो दर्द जो है वो किसी का कोई कम नहीं कर सकता, उन्हें हम वापिस नहीं ला सकते। मगर हम जरूर अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो कोविड की तीसरी वेव आने की आशंका जताई जा रही है, उससे निपटने के लिए, उससे अपने अपनों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम कुछ कदम उठाएं। क्योंकि कोविड से लड़ने के लिए कोई भी सरकार, कोई फोर्सेस, कोई टीम ऑफ डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आम आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी चीज अगर हमें समझ आ जाएगी तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में जितने मर्जी भयानक परिस्थितियां बन जाए, हम इस इन्फेक्शन को, इस कोविड को खत्म कर सकते हैं। मगर अभी तक जो हुआ है, जो पहली वेव खत्म हुई उसके बाद लोगों ने प्रिकॉशन लेना बंद किए, दूसरी वेव में जो है हालात बद से बदतर होते चले गए। और फिर हमारे इल्जाम जो हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर आना शुरू हो गए कि डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पा रहे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे। क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, इटली है, कोई भी सरकार है, हर किसी को बेड मुहैया करवाना, क्योंकि जब लाखों की तादाद में पेशेंट होंगे तो बेड्स मुहैया करवाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए हम जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो बेहतर कर ही रहे होंगे, मगर हमें खुद कहीं ना कहीं कई ऐसे स्टेप लेने होंगे ताकि हम इस कोरोना काल में तीसरी लहर की जो उम्मीद करके जो एक्सपेक्टेशन है उससे लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हों और हम सरकार बन जाएं, हम खुद डॉक्टर बन जाएं, खाली प्रिकॉशन ले और इससे लड़ें। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, उन सब से मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी जुड़े हुए हैं। मैम, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर यासीन चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर एनएचएम हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर नावीद शाह जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है, आप कश्मीर से हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश्वर शर्मा जी, हाँ, उनका भी इस शो में स्वागत है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करूं, सबसे पहले मैं डॉक्टर शशि के पास जाना चाहूंगा। मैम, जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा कि क्या हालात हुए और उसके बाद जो भी मौजूदा हालात थे, जो भी हमने देखा कि किस तरह से हर कोई लाचार था, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस आना शुरू हो गए। कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, कोई अपनों के लिए रो रहा था, कोई किसी चीज के लिए तरस रहा था। मगर आप मुझे ये बताइए कि ये जो परिस्थितियां बनी, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एकदम से चीजें हाथ से बाहर चली गई। लगातार इल्जाम लगने लगे कि भाई देखिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में लोगों की जान नहीं बचाई जा रही। आखिरकार सच्चाई क्या है? आप ठीक कह रहे हैं। ये सेकेंड कोविड-19 वेव जो सडन रिसर्जेंस, जो एक ड्रामेटिक या एक्सप्लोसिव रिसर्जेंस की शक्ल में हमारे सामने आई, जिसके लिए तैयारियां तो बेशक चल रही थी, क्योंकि ये एक ट्रांसमिसिबल वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरस है, और हम उम्मीद रख भी रहे थे कि वेव्स आती रहेंगी इसकी। लेकिन इसका जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट था वो बड़ा पेक्यूलियर था। वो जैसे एंडिंग अप्रैल में हमने देखा कि डबल द नंबर ऑफ एडमिशंस, प्रीवियस डेज एडमिशंस एक दिन सडनली हमने नोटिस किया, और क्लिनिशियंस परेशान हो गए जिन्होंने ट्रायल्स में ये देखा कि सारे मरीज ज्यादा बीमार रिपोर्ट हुए। और उसी दिन से एक नंबर ऑफ डेथ्स सडनली थोड़ी ज्यादा नोटिस की गई। और एक और फाइंडिंग थी कि यूथ बड़ा रिपोर्ट किया, और वो सिक यूथ था। तो पहली कोविड वेव से ये सारी जो पेक्युलैरिटीज थी ये बिल्कुल अलग थी। इसकी अलग स्टार्ट थी एपिडेमियोलॉजिकली और क्लिनिकली। तो अलार्मिंग भी था। बेशक तैयारियां फर्स्ट वेव के बाद लगातार होती जा रही थी और कहीं रुके नहीं थे हम। चुनौती बड़ी थी, लेकिन एक ये है कि कोप अप कर पा रहे थे, हम बढ़ते जा रहे थे अपनी तैयारियों में।
तैयारी से हम कहते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां, जिसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन कहीं 10% बेड्स में थी अगर सारे हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड ओवर ही, तो हम उसको चलाते चलाते ऑलमोस्ट 80% तक पहुंच चुके थे। उसके बाद इंटेंसिव केयर की बात करें तो वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जा चुकी थी। अगर ह्यूमन रिसोर्स में कोई गैप्स थे तो वो ह्यूमन रिसोर्स फास्ट रिक्रूट कर लिया गया था और उनकी ट्रेनिंग्स, जिनमें इंडक्शन और साथ में रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स एग्जिस्टिंग स्टाफ की, कोविड स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो थी उसमें लगातार चल रही थी। तो सेकेंड वेव जो कोविड की थी वो बहुत अलग थी और उससे फर्स्ट और सेकेंड वेव के एक्सपीरियंस से ऐसे लगता है बेशक अभी हम थोड़े डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही या रिलैक्सेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और तैयारियां हमें या अपने गैप्स कहीं दिखते हैं तो वो एकदम फिल करते जाना है, क्योंकि जो जनता की तरफ से पार्टिसिपेशन है जिसपे 90% पैंडेमिक कंट्रोल डिपेंड करता है, जिसमें आप कह रहे हैं कि एक बिहेवियरल चेंज की उम्मीद रखते हैं हम, वही क्विक तरीका है, लॉन्ग लास्टिंग तरीका है और इनएक्सपेंसिव तरीका है पैंडेमिक कंट्रोल का। जो परमानेंट रेमेडी है जनता के हाथ में है। तो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने कर लिए या रोड्स अच्छी बना ली और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो अच्छी ड्राइविंग से ही रुकेंगे। तो ये जो सारी जिम्मेवारी है हर जनता के सदस्य को व्यक्तिगत जिम्मेवारी मोड में आना होगा, ताकि फिर कोई ऐसे घातक थर्ड वेव जो प्रेडिक्टेड है स्टेटिस्टिकली और जिसके लिए तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये सारा हमें सोचना होगा। मैम एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आवाम के सवाल हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्या हो क्या रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि देखिए जम्मू के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मौतों का सिलसिला ज्यादा है, कश्मीर में कम हो पा रही है। लोग तो ये कहना शुरू हो गए कि भाई देखिए वहां पे जो डॉक्टर हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं और जम्मू के डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या थी, सच्चाई क्या थी, क्यों जम्मू में ज्यादा मौतें हो रही थी, क्यों लोग जो है अस्पताल नहीं जा रहे? 12% जो हमारे पास मौतें हुई वो ब्रॉड डेड थे। उससे समझ सकते हैं ये बात कि उनको पता नहीं है, सेंसिटाइज्ड नहीं है हमारी जम्मू की जनता, या मेडिकली कॉन्शियस नहीं है कि घर से वो चले, डिफिकल्ट टेरेन्स है, जब तक वो जीएमसी की तरफ चले कईयों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और कईयों ने हॉस्पिटल पहुंच के इमीडिएटली अब ब्रॉड डेड ही थे। तो 17% एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन होती है। उसके बाद काफी बड़ी परसेंटेज ने 12 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया। उससे भी पता चलता है कि डिजीज काफी एडवांस थी और इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका था। और उसके बाद एक और बात सामने आई कि क्योंकि जीएमसी जम्मू से सैंपल्स पूरे जम्मू रीजन के सीक्वेंसिंग के लिए नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल में जा रहे थे, तो वहां से जब रिपोर्ट्स आई तो और अनफोल्ड हुआ रहस्य, जिसमें इंडियन वेरिएंट, जिसको आज डेल्टा वायरस कहते हैं या वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब इसको बाद में नाम दिया गया, वो जम्मू रीजन में जो ये वेरिएंट महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, गुजरात में और हमारे एडजॉइनिंग पंजाब में काफी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज्यादा कर रहा था। जम्मू रीजन में शायद ट्रेवलर्स की वजह से या एडजॉइनिंग पंजाब की वजह से काफी ज्यादा पाया गया। तो इसी को ये मार्जिनली जो हमारी ज्यादा डेथ्स थी, ये रीजंस हमने वर्कआउट किए पूरी रिसर्च से कि ये कारण रहे। नहीं तो हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में और पूरा ट्रीटमेंट एज पर नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हो रहा था और काफी रिकवरी रेट भी काफी अच्छा रहा। जो टाइम पे आए उनको हम काफी मदद कर पाए। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक चीज माननी पड़ेगी, लोगों में जब किसी के घर में मौत होती है, जब कोई प्रॉब्लम को झेलता है, लोगों में मन में ये धारणा बन जाती है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया, अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं मिलता है। मगर हमें ये भी सोचना जरूरी है कि अगर अस्पताल पहुंचने वाले 5% भी मरीजों की अगर मौत हुई है, हालांकि इतना नहीं हुआ, तो उनमें से 95% वो हैं जो ठीक होके वापस लौटे हैं। ये भी सच्चाई है, इसे मानना होगा। हमारे साथ यासीन चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो एमडी हैं एनएचएम के। सर क्या समझते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
मेडिकल कॉलेज के और एसोसिएट हॉस्पिटल जो हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि ये मेन टाउन सिटीज को कवर करते हैं, मगर आपके ऊपर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत फैला हुआ इलाका है और दूर दराज का इलाका है, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से परेशानी आपने झेली। और खासतौर पर अब देख रहा हूँ कि एनएसएम के काफी लोग जो हैं, आपका जो स्टाफ है वो चाहे टेस्टिंग में लगा था, कोविड की इलाज में लगा था, या फिर अब वैक्सीनेशन के लिए लगा। जी थैंक यू अजय जी। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये कंसर्न कोविड का सिर्फ जो हमारे इंटेंसिव केयर वार्ड्स हैं जीएमसीज में वहां तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरा पब्लिक में जो दूर दराज इलाके हैं उधर भी जो हमें सर्वेलेंस एक्टिविटीज करनी है ये वहां तक सिलसिला चलता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि जेएनके हैज बीन द ओनली स्टेट वेयर द टेस्टिंग कवरेज, जितने हम कोविड टेस्ट करते हैं, इट हैज बीन द हाईएस्ट इन द कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम अभी भी हर दिन 50,000 के करीब टेस्ट करते हैं और ये परसेंटेज हमने बहुत महीनों से मेंटेन की है। इनफैक्ट जब फर्स्ट वेव के बाद पूरी कंट्री में इसका थोड़ा कंसर्न बैठ गया था, हमने फिर भी, और इनफैक्ट जेएनके वाज द ओनली यूटी जहां पे, और यूटी और स्टेट जहां पे जो इनकमिंग हमारे ट्रैवलर्स थे, चाहे वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं या बाय रोड आ रहे हैं, कि 100% टेस्टिंग की जा रही है। सो सबसे पहले और वो अभी भी हो रही है और आगे भी होती जाएगी। तो ये एक बड़ा मैसिव मतलब ये इसमें पैराफर्नेलिया इन्वॉल्व होता है हमारा राइट डाउन टू द सब सेंटर लेवल जो स्टाफ है, चाहे वो आशा वर्कर हो, एएनएम वर्कर हो, दे वर हेवीली इन्वॉल्व इन इट। और इसमें अब तो जैसे काफी हमने और डेवलपमेंट्स की हैं, पर हर एक पंचायत में एक कोविड आइसोलेशन सेंटर भी खोला है। हमने पंचायत लेवल तक सैंपल कलेक्शन डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो ये सब दीज स्टेप्स वर इंश्योर्ड कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। जैसे मैम ने कहा कि जम्मू रीजन की डेथ्स का मेन रीजन ये था कि लेट डिटेक्शन एंड लेट रिपोर्टिंग टू हॉस्पिटल्स। और मेन मिड में हमने एक स्टडी की थी जिसमें हमने ये पाया था कि 46% डेथ्स उनकी हुई हैं जो सिर्फ 3 दिन पहले ही पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट जिनका आया है। मतलब सिम्टम्स आने के बावजूद उन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया, तो वो घर पे बैठे रहे, दे वर इन डिनायल ऑफ देयर सिम्टम्स। एंड सेकेंडली जिनको पता भी था वो पॉजिटिव हैं, तो उनमें से 49.37% ऐसे थे जो सिर्फ 3 दिन के एडमिट होने के 3 दिन में ही उनकी मौत हो गई। मतलब उनकी कंडीशन वर्सन होती जा रही थी बट वो घर पे ही बैठ रहे थे डिनाइल में और हॉस्पिटल जल्दी रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सर यासिर साहब, ये मैंने भी खुद देखा है, ये कितना बड़ा इश्यू था कि लोग, क्योंकि मुझे याद है मैं सुंदरबनी हॉस्पिटल में था एक स्टोरी कवर करने के लिए, और एक पेशेंट के लिए एम्बुलेंस गई और वो घर से आ ही नहीं रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल 80 था मगर वो आ नहीं रहे थे। ऐसा कितनी बार हुआ होगा? जी बहुत बार। इनफैक्ट ये हम फर्स्ट वेव से भी देख रहे थे। फर्स्ट वेव में तो ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेस्टिंग बहुत स्ट्रांग था। मैं उस वक्त डिप्टी कमिश्नर शोपियां होता था और हमें याद है जब भी हम किसी एरिया में टेस्टिंग टीम्स भेजते थे, हम पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, बहुत जगह मार कटाई हुई, बिकॉज एक तरह का फोबिया और वो काइंड ऑफ वो डॉगमेटिक व्यू पॉइंट था कोविड को लेके। तो लोग नहीं मानना चाह रहे थे कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, अगर पता भी है पॉजिटिव हैं बट फिर भी उनको लगता था कि वो ठीक है, जबकि उनकी ऑक्सीजन डिप हो रही थी। सो इससे जरूरी था कि हम डीप डाउन इनटू द पेरिफेरी इंटीरियर एरियाज हम ये थोड़ा आउटरीच मेंटेन करें। और हमने इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम्स भी जो सेटअप हुए थे, उनके थ्रू फ्री ऑक्सीमीटर एंड फ्री कोविड किट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चलती रही सेकेंड वेव में, ताकि जो भी अपने घर में बैठा है उसको एटलीस्ट अपना ऑक्सीजन लेवल और रिक्विजिट बेसिक मेडिकेशन वो मिलती रहे। So this has gone a long way in controlling the spread of the second wave, especially towards the fag end. हमें अभी भी चैलेंज मिलता रहा, जैसे फॉर इंस्टेंस जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमने डिस्कवर की वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट से हुई। और वो अंडरस्टैंडेबल भी था क्योंकि वहां पे काफी दूर दराज ऐसे इलाके हैं, रिहाइश लोग बहुत दूर दूर रखते हैं, इंफॉर्मेशन भी नहीं उनको पहुंचती, और ट्रांसपोर्टेशन थ्रू टू मेडिकल फैसिलिटीज इज ऑल्सो टफ बिकॉज ऑफ टेरेन। तो ये सारे फैक्टर्स हमें जम्मू रीजन के काफी एरियाज में फेस करने पड़ रहे हैं। कश्मीर के अपने इश्यूज हैं, जैसे आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमें कश्मीर में ज्यादा मिला। सो देयर आर रीजनल स्पेसिफिक इश्यूज एंड फैक्टर्स दैट वी हैव टू फाइट। और जैसे मैम ने कहा कि अल्टीमेटली द की टू कंट्रोलिंग द थर्ड वेव, हमने अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी एनहांसमेंट की सेकेंड वेव में। और मैं ये भी कहूंगा, एक चीज ये नोटवर्दी है, पूरे जेएनके में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं था जिसकी डेथ हुई बिकॉज उसको वेंटिलेटर बेड नहीं मिला या उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। हमने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज
इन टाइम कर ली थी एंड इंश्योर कर लिया था कि सबको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल सके। However, पब्लिक की एंड से जो कॉपरेशन चाहिए हमें, जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस चाहिए, that has to be emphasized and it can never be enough. So the key lies in COVID appropriate behavior and that is with the public. कितने अभी तक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये चीज लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। अभी तक हम अगर 2 वेव्स की बात करें, अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, तो कितना पैसा लोगों की जान बचाने के लिए खर्चा जा चुका है, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन थी, कोई एक आइडिया है, मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया पूछ रहा हूँ, सो दैट लोगों को ये ना लगे कि देखिए सरकार बैठी है, सरकार पैसा नहीं खर्च करना चाहती, इलाज नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग समझने चाहिए कि भाई आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सरकार तो कर रही है, आपकी भी जिम्मेदारी है। कितना पैसा इस वक्त जो है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगा, चाहे वो टेस्टिंग में लगा, कितना पैसा जो है इस मामले में हम अभी तक खर्च कर चुके होंगे अंदाजा? जी, ये अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है बिकॉज अभी भी सेकेंड वेव क्लोजर का काम चल रहा है और साथ साथ में थर्ड वेव की प्रिपेयरनेस का भी काम शुरू हो चुका है। मैं अप्रोक्सीमेट पूछ रहा हूं कि मुश्किल होगा। मैं आपको जैसे अंदाजा दे सकूं कि जेएनके गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 3 अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग की, जिसमें एनएचएम की तरफ से एक इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज होता है जो पिछले साल भी सेंटर से आया था, इस साल भी आया है, जिसमें मिनिमम हमें 200 करोड़ तक का बजट मिल जाता है। उसके अलावा जो हमारा SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, उससे भी सारे डिस्कॉम्स और डीसीज एंड फर्दर ऑन टू सीएमओस को फंडिंग गई थी, जीएमसीज को भी गई थी फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड थर्डली स्टेट कैपेक्स बजट से भी काफी फंडिंग हुई है, स्पेशली जो हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स 76 ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। नहीं, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी। इनफैक्ट हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज थी वो भी ईज आउट हो गई थी एंड मनी वाज रेडली मेड अवेलेबल एंड फर्दर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैव एक्सपेंडेड इट इन टाइम आल्सो। So all particular measures with respect to dispensing funds was done on time. ठीक है दरअसल मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं डॉक्टर नाविद शाह साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि दरअसल कश्मीर का एक इम्प्रेशन इस वक्त कोविड की सेकेंड वेव में रहा, वो ये रहा कि कश्मीर में बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हुई। बिल्कुल जम्मू में भी डॉक्टर्स ने पूरी अपनी कोशिश जी जान लगाई लोगों की जान बचाने के लिए, मगर हर डॉक्टर ऐसा करता है क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर जो पेशा है वो है ही ऐसा कि आपको दगा करने की इजाजत नहीं देता। तो क्या कैसे मैनेजमेंट रही कश्मीर में और क्या देखा लोगों में क्या लोग अवेयर थे, लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि लोग क्या करना है क्या नहीं करना है? सेकेंड वेव के लिहाज से पूछ रहा हूं मैं, और थर्ड वेव के लिए क्या तैयारियां हैं उस पर बाद में आऊंगा, मगर पहले सेकेंड वेव में जो आप लोगों ने ज्यादा जानें बचाई, जो आप ज्यादा बेहतर चीजें कर पाए, जो कि इम्प्रेशन बना, वो कैसे किया? देखिए पहले तो ये मैं कहूँगा, जब हमारी फर्स्ट वेव आई थी यहाँ पे तो उसी टाइप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क हो गई थी। ऑल द जो हमने इनपुट्स यहाँ से दिए थे, जो भी एडवाइजरी कमेटी के थ्रू इनपुट्स गए थे रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी क्या क्या रखनी है, एंड फर्स्ट वेव से जब हम जूझ रहे थे तो उस टाइम हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा मेडिसिन इस वायरस के अगेंस्ट काम करेगा। तो सेकेंड वेव में थोड़ी सी डिजीज के बारे में भी हमें पता था, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, एडवांस कैसे हो रही है, हाउ टू डिटेक्ट अगर किसी को कॉम्प्लिकेट हो रही है डिजीज तो हम अर्ली स्टेज पे उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा एक ब्लूप्रिंट बना हुआ था यहाँ पे, जो हमने हर जगह डिसेमिनेट किया, जिसकी वजह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनपुट्स दिए कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नीडेड द मोस्ट इन द हॉस्पिटल। उसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन फैसिलिटीज हो, या अपग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडेंस ऑफ हाई फ्लो नेजल मशीन, प्रोवाइडेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स जो भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल थी। तो दिस वाज टेकन राइट फ्रॉम द टेरिटरी लेवल टू द ग्रास रूट लेवल। जैसे यासीन सर ने पहले कहा कि नॉट ओनली द tertiary care medical college hospitals were upgraded at the grassroots level, even at the panchayat level or sub-district hospital level, primary health center level, at every point the oxygen availability was ensured. जहाँ पे हमारे प्लांट्स अवेलेबल नहीं हो सकते थे वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल कराए गए। जहाँ पे भी जिसको रिक्वायरमेंट कम रहती थी, 5 लीटर से कम ऑक्सीजन लेवल रहती थी, तो वो वहीं पे मैनेज होता था।
तो जो एडवांस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे या कोविड केयर सेंटर थे या टेरिटरी केयर हॉस्पिटल थे, वहां पे सिर्फ वही पेशेंट्स पहुंचते थे जिनको रियली वहां टेरिटरी केयर की जरूरत पड़ती थी। तो ये स्ट्रीमलाइन हो गया था, जिसकी वजह से जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस थे वो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम में ही मैनेज किए, और जो एडवांस केसेस थे वो बाकी टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स में आए। इसके अलावा कैंपेनिंग तो हमेशा पब्लिक अवेयरनेस, बिकॉज जैसे मैम ने भी कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा इट इज द पब्लिक विच हैज टू अंडरस्टैंड। देखिए, नो डाउट हेजिटेंसी है, वैक्सीनेशन पे भी हेजिटेंसी है, डिजीज में भी एक हेजिटेंसी थी, लोगों के एक डिनायल मोड में थे, लेकिन इट हैज टू बी कॉन्स्टेंटली एनफोर्स्ड by the administration as well as the medical fraternity as well as the other stakeholders जो लोग convincers हैं at community level, they had to be roped in to make the people aware about the disease। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आप देखें मतलब जो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स है, आप इटली ले लीजिए, आप यूके ले लीजिए, आप यूएसए ले लीजिए, वो भी इसके डिजीज के सामने उनको भी घुटने टेकने पड़े, बिकॉज इफ द डिजीज रीचेस टू सच ए मैग्नीट्यूड, एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी जितना भी अपग्रेड करे वो इसके सामने फेल हो सकती है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द adherence of the COVID SOPs and COVID appropriate behavior and make them aware about the benefits of vaccinations। देखिए, वैक्सीनेशन पे अगर हम बात करें काफी हेजिटेंसी है लोगों में, लेकिन जो ही लोग अब देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन करने से ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं लोगों को, सो पीपल आर कमिंग फोर्थ। सो दिस हैज टू बी एनफोर्स्ड through the administration, through the healthcare officials and through other stakeholders in the society, which will convince the people कि नहीं जी ये absolutely safe है, and this is the only way which will help us get out of this pandemic। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर राजेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश्वर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजेश्वर, शायद उनका संपर्क हमारे साथ अभी टूट गया है। मैम, मैं वापस डॉक्टर शशि आपके पास। आ रही आवाज? डॉक्टर राजेश्वर, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश्वर, आपका इस प्रोग्राम में शामिल होना इसलिए जरूरी था क्योंकि टीवी हॉस्पिटल आपका बेशक नाम का था इन दिनों कोविड में, मगर आप कोविड हॉस्पिटल चला रहे थे और आपके पास लोग सबसे पहले आते थे और उसके बाद रेफरल होता था बाकी जगहों पे। मुझे ये बताइए कि जो पीछे हो गया है वो कठिन परिस्थितियां थी, चीजों की नॉलेज ज्यादा नहीं थी, डॉक्टर्स को भी नहीं थी, पेशेंट्स को भी नहीं थी, बट अब जब चीजें समझ आ चुकी हैं, क्या लगता है क्या चीजें जो है लोगों को करनी होंगी अगर कोविड की तीसरी वेव से जम्मू कश्मीर को बचाना है? तो ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो लोगों की ही कोऑपरेशन है इस थर्ड वेव से बचाने के लिए। जैसे कि अभी डॉक्टर नवीद सर ने अभी बोला है कि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। सबसे पहले तो ये जो SOPs है उनको फॉलो करें, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट इम्पोर्टेंट है, तो इसकी और वैक्सीनेशन से करवाने से लोगों में काफी सारा बचाव हो सकता है और हम थर्ड वेव से काफी हद तक बच सकते हैं अगर गवर्नमेंट की दी हुई SOPs सारी इम्प्लीमेंट हो, वैक्सीनेशन बराबर हो, लोग कोऑपरेट करें, लोगों में एजुकेशन अच्छी हो। कि सबसे पहले तो आप ये जैसे पहले डिस्कस हुआ कि लोग अपने सिम्टम्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमें कोविड हो सकता है और टेस्ट करवाने लेट जाते हैं। कुछ जो टेस्ट करवा लेते हैं वो हॉस्पिटलों में लेट जाते हैं। तो ये जो लेट टेस्टिंग करवाना, लेट हॉस्पिटलों में जाना, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करना, या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप देखें मार्केट में लोग घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं दे रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा। बड़ी सारी जगहों पे जैसे सर ने भी अभी बोला कि इम्यूनाइजेशन में काफी सारी बाधाएं हैं। अगर ये सारी चीजें लोग माने, SOPs माने, इम्यूनाइजेशन कराएं, तो टेस्टिंग भी जिनको सिम्टम्स हैं जल्दी कराएं और जो पॉजिटिव आ जाते हैं वो जल्दी इलाज कराएं, तो मेरे ख्याल में थर्ड वेव को
रोकने में काफी सारी चीजें जो है वो मदद कर सकती। सर एक चीज मैं देख रहा था, एक वीडियो वायरल हुआ था आदित्य हॉस्पिटल का, जब ये हो रहा था कि बताया जा रहा था मीडिया में कि भाई ये देखिए ऑक्सीजन लगाकर जो है वो बाहर पेशेंट रुके हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्या कितना उस वक्त जरूरी हो जाता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना? लंग्स कितनी जल्दी इन्वॉल्व हो जा रहे थे, क्योंकि आप खुद जो है इस डिपार्टमेंट से हैं, कितनी जल्दी लंग्स इन्वॉल्व हो पा रहे थे, और लोग इसको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी तक क्या मुश्किल हो जाएगा अगर वो समय पे इसको प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो? कोविड की बीमारी से देखें, सबसे पहले तो लंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं 95% ऑफ द टाइम्स। जब ये लंग्स इन्वॉल्व हो गए तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने शुरू हो जाए, जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इलाज सबसे शुरू किया जाए जल्दी से जल्दी, और सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए इलाज के साथ साथ ही। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि तब वीडियो वायरल हुआ था, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक ही दिन में एक ही टाइम घंटे में कोई 177 पेशेंट आए थे, और बहुत सारे लोग जो थे, ये जो वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ का वीडियो बना हुआ थे, बाहर लोग बैठे हुए थे, वो सीटी स्कैन करवाने लोग जो आए थे, तो वो सीटी स्कैन के बाहर था, और सीटी स्कैन के नीचे आगे बेड बना हुआ था, वहां पे काफी सारे लोग बैठे हुए थे जो सीटी स्कैन करवा के आ रहे थे, सिलेंडर लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं 1-2 मिनट वेट करते थे, या किसी का 1-2 का अंदर गए हुए हैं तो 2-4 बार वेट कर रहे थे। ये उन लोगों की तस्वीरें जो वीडियो वायरल हुआ था, और सबके सबको हॉस्पिटल ने, आपने देखा होगा कि सबके सबको सिलेंडर लगा हुआ था, सबके सब जी, ये जो बाहर देखे गए सबके सब कंफर्टेबल थे, उनसे फोन पे बात कर रहे थे, अपनी कहीं ना कहीं एक जो सीटी स्कैन के बाहर लाइन लगी थी उसका वेट कर रहे थे, और कुछ शेड के नीचे बैठे थे जो करवा के आ रहे थे, वो 2 मिनट के लिए जब तक फिल्म मिलती थी वहां वेट कर रहे थे। लेकिन कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको ऑक्सीजन नहीं लगी थी, जिसको फ्लो मीटर नहीं था, या कोई सीरियस सिक था, घूम फिर नहीं रहा था। जो सिक थे, सीरियस थे, उनको तो जी डॉक्टर राजेश्वर की शायद आवाज जो है नहीं आ रही है। मैं डॉक्टर शशि आपके पास वापस लौटना चाहूंगा, डॉक्टर राजेश्वर के पास वापस चलेंगे। अब क्या स्थिति है, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि रोज मामले कम हो रहे हैं, डेथ रेट भी कम हो गया है, रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 90+ चला गया, 90% के ऊपर है। क्या लगता है ये जो हालात हैं, अब ये समझें कि नॉर्मल हो गया है कि हमें तीसरी वेव के लिए इससे भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा? और हॉस्पिटल की तरफ से जीएमसी और एसोसिएट हॉस्पिटल में कितनी अभी तक अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि अगर भगवान ना करे तीसरी वेव आती भी है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं? बिल्कुल, हमारे प्रिंसिपल मैम ने गवर्नमेंट। डॉक्टर राजेश्वर आपके पास वापस लौटूंगा, मैं डॉक्टर शशि से ये सवाल कर रहा हूँ। मैम, क्या लगता है तैयारी किस तरह की है तीसरी वेव से निपटने के लिए? आपने बिल्कुल इसको अच्छे से ब्रीफ किया कि देखने में अपेरेंटली एक बहुत अच्छा डिक्लाइन है, ऐसे लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है, और हमारे जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 5, 6, 4 कुछ ऐसी ही एडमिशंस हो रही हैं, और लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, और कोई ऐसे दिन भी हैं लकीली कि कोई डेथ्स नहीं भी हुई बड़े दिन, और एक आध डेथ जो ज्यादा सीख हो भी रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कंट्रोल्ड है सारा। लेकिन एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेंटली नहीं है, क्योंकि हमारे मन में वायरस का इनहेरेंट कैरेक्टर देखते हुए, जो कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जो एक म्यूटेशन प्रोन वायरस है, और जो बड़ी आराम से, जो एक ट्रांसमिसिबल वायरस है, फास्ट ट्रांसमिसिबल, और वो भी ऐसे म्यूटेंट्स जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल होते जा रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, और वो विरुलेंस की तरफ भी बढ़े हैं। जो सेकेंड वेव का वायरस था वो पहली वेव के वायरस से ज्यादा विरुलेंट, यानी उसने बीमारी भी ज्यादा की, उसने मौतें भी ज्यादा की, उसने यूथ को भी अटैच किया। तो इन द बैक ऑफ आवर माइंड वी आर नॉट रिलैक्स्ड एट ऑल, हम ओवरवर्क्ड हैं, हम ओवर कॉशियस हैं, दिन प्रतिदिन हम अपनी व्यवस्थाएं जो हैं बढ़ाते जा रहे हैं,
लेकिन ऑल द टाइम हमारे मन में एक एप्रीहेंशन है कि जागरूकता, जिसमें IEC एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन टू द मासेस और उनकी एजुकेशन हर लेवल की, और उनकी हमारे को कम्युनिकेट करना है उनको अच्छी तरह कि उनकी व्यवहार पे ही डिपेंड करता है थर्ड वेव का आना, और वो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और उसकी क्या कितनी घातक होगी थर्ड वेव। और एज पर स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शंस लेस देन 20 इयर्स जैसे बोला गया है, तो वो हमारा प्रेशियस रिसोर्स है हमारा सारा। उसमें छोटे बच्चे भी हैं जिनको कोविड अप्रोप्रिएट पढ़ाना और समझाना मुश्किल भी हो जाएगा। तो बहुत चैलेंजेस हैं आगे, और कोई रास्ता नहीं है कि हर नागरिक, हर व्यक्ति समझ जाए। समझने की बातें थोड़ी सी हैं, उसमें ये है कि चाहते ना चाहते हुए भी बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इन्फेक्शन हुआ डिस्पाइट बेस्ट प्रिकॉशंस। तो वो मिनिमाइज करना है। जैसे अगर मास्क ही एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जनरल पॉपुलेशन के लिए है, उसको पहनने और उतारने का एक तरीका है, उसका एक SOP है कि मास्क पहनना है और उतारना कैसे है। पहनने और उतारने में ही कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक मास्क के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेवारी समझे और तरीका, व्यवहार, अनुशासन पूरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको पूरा अडॉप्ट कर ले, वो एक तरीका है। दूसरा कि अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी को, कोई फिक्र की बात नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सक्षम हैं। तो घर में ही अच्छी बात है, आइसोलेशन में अपने घर में अच्छे व्यवस्थित तरीके से रहना, खाना पीना अपने एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर 4% ही, मेरे को लगता है यहाँ स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं डॉक्टर नवीद, वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैंने ये देखा कि 4% डिप जब कभी आ जाए नॉर्मल से, वो थोड़ा लगता है कि ऑनसेट हो चुका है लंग डैमेज का और अलार्म की तरफ जा रहे हैं, और एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत अभी मेडिकल कॉलेज में और एसोसिएट हॉस्पिटल में कितनी बेड्स की व्यवस्था हो गई है, जम्मू की बात कर रहा हूँ, कितने वेंटिलेटर्स और कितना ऑक्सीजन की मात्रा की अवेलेबिलिटी है, जिसे कैटर करने के लिए फ्यूचर अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो तो उसके लिए हम तैयार हैं। पिछले 8 महीने में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है 200 से 970 तक इंक्रीज किए गए, और 300 बेड को ऑक्सीजन पाइपलाइन के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा इंटेंसिव केयर बेड्स हमारे 125 थे। तो राउंड फिगर बताऊंगी, 100 एडल्ट ICU बेड्स और 100 पीडियाट्रिक, ये हमने व्यवस्था कर ली हुई है। इसके अलावा हमारा एक और DRDO है, जिसमें उस हॉस्पिटल में भी हमारे पास वो 500 बेडेड है। तो 125 इंटेंसिव केयर बेड्स और 375 जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स उसमें भी है। व्यवस्थाओं में कमी जो है उससे जनता ये ना समझे कि उनका जो व्यवहार का अगर नहीं रहा तो पेंडेमिक कंट्रोल में हो जाएगी, या डॉक्टर्स जो है वो कुछ पेंडेमिक को अच्छी व्यवस्थाओं से ही कंट्रोल कर पाएंगे, कि ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। पूरे संसार में ही बेस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड भी अगर ऐसा, तो वहां फिर कोई इन्फेक्शंस भी ना होते और वहां पे कोई मौतें भी ना होती। लेकिन व्यवहार की जो बदलाव है वही मकसद रहना चाहिए हमारे इस वार्तालाप का, कि अपने आप को इन्फेक्शन नहीं होने देना है, वो पहले पूरी कोशिश करनी है। हो जाए तो अपने आप को अच्छे से मॉनिटर करना है कि टाइम पे हॉस्पिटल चले जाना या डॉक्टर से सलाह लेनी, और अपने आप से जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना होने दे, वो भी उसकी सूझबूझ पे ही डिपेंड करता है। तो और सबसे ज्यादा जरूरी मैम ये भी है कि पैनिक ना हो जाए। मैंने देखा कि पैनिक को काफी लोग पूछते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात छेड़ी है। इसमें हमने साइकोथेरेपी, अपना जो साइकेट्री डिपार्टमेंट और जितने पेशेंट्स हैं, हम अपनी नर्सिस को, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को साइकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, रीएश्योरेंस, जो एडमिटेड मरीज हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, उन सबको इसका बहुत ज्यादा रोल है और उससे डिजीज आउटकम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी शुक्रिया मैम। मैं आपके पास वापस लौटूं। मेरे साथ जो है डॉक्टर
यासीन चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, तो जो ग्रामीण इलाका है, देखा कि सेकेंड वेव में ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से ये एश्योर कर रहा है कि जो लोगों को गांव से दूर दराज से उठकर शहरों की ओर कूच करना पड़ रहा था, पहुंच रहे थे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा था, उसको कैटर करने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं? दूसरा, वैक्सीनेशन है, क्योंकि एक चीज देखा जाए कि एक सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी सोचते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी, इसका मकसद वैक्सीनेशन का कुछ और हो सकता है, इसका नुकसान होगा। कहीं एक तबका है समाज का जो ऐसा नहीं करवाना चाहता। तो ऐसी कितनी चुनौतियां आ रही हैं और ऐसे कितना आपको चैलेंजिंग है और क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये फर्स्ट वेव्स में भी हमारा एक्सपीरियंस था कि मेजर बर्डन ऑफ हैंडलिंग कोविड केसेस वाज फॉलिंग ऑन द डिविजनल लेवल टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जैसे जीएमसीज या स्किम्स हैं। तो सेकंड वेव में हमने ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इस तरह इक्विप्ड और स्ट्रेंथन्ड हो जाएं कि वो अपने लेवल पे ही ये सारे कोविड केसेस ट्रीट करें, और ये हुआ भी। And significant burden was shared at district level. In fact, further at SDH and CHC level also. जो हमारे नए GMCs हैं, GMC राजौरी, डोडा, कठुआ, बारामूला, अनंतनाग, इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया अपने लेवल पे क्रिटिकल केसेस हैंडल करने के लिए। अब जो ये आपने जैसे कहा कि सेकेंड वेव में इनफैक्ट टुवर्ड्स हाफ ऑफ सेकेंड वेव ये रूरल एरिया स्प्रेड शुरू हो गया था, और हम हर दिन अपनी जो हमारी सर्वेलेंस और रिपोर्टिंग होती है उसमें हम ये पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैक करते रहते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। एंड उसमें जो ये रेफरल पॉलिसी हमने डिवाइस की थी, इससे इसका काफी स्ट्रॉन्ग रोल हुआ कि ये इंश्योर किया जाए कि अगर जो पॉजिटिव केस है बट वो क्रिटिकल नहीं है, वो खामखा या विदाउट एनी पॉइंट और रीजन डायरेक्टली जीएमसी में नहीं पहुंच जाए, और ताकि उधर कोई बेड वैसे वेस्ट नहीं होता है। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, हमने एक नई पॉलिसी, एक नई एक्टिविटी शुरू की थी विच वाज रिगार्डिंग डेली कॉल्स टू ऑल पॉजिटिव केसेस टू इंश्योर टू क्रॉस चेक एंड ट्रैक देयर ऑक्सीजन लेवल एंड अदर सिम्टम्स। बिकॉज जैसे हमने देखा कि जो घर बैठा बंदा है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस पॉइंट पे हॉस्पिटल जाए, क्या उसकी कंडीशन उतनी वर्सन हो चुकी है या नहीं। तो वो जो ऑक्सीजन स्टेटस उसका और बाकी सिम्टम्स की ये ट्रैकिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल कंट्रोल रूम से रोज डेली कॉल्स ये जा रही थी इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट इन इंश्योरिंग कि लोग उधर ही बैठे रहे। दूसरा पॉइंट आपने वैक्सीनेशन कवरेज के लिए बोला, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, इट स्टिल इज, बट आप जैसे जानते हैं कि जेएनके इज लीडिंग द कंट्री इन कवरेज। इनफैक्ट हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे, जम्मू, सांबा, गांधरबल एंड शोपियान, जिन्होंने 45 वर्क की 100% वैक्सीनेशन अचीव कर ली थी। एंड अभी भी हमारा जो 45 above का कवरेज है दैट इज 87% ऑलमोस्ट, इट इज इन द हायर ब्रैकेट। एंड 18 to 44 में भी हमने ऑन टाइम, जब जैसे ही लॉन्च हुआ था 1 जून को, हमने वैसे ही शुरू कर दिया था। हाउएवर जो रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं पब्लिक की तरफ से बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडियाज इन द माइंड एंड ऑल, उसको काउंटर करने के लिए बड़ा अग्रेसिव आईसी हमने फॉलो किया है, और ये डिसेंट्रलाइज मैनर में भी किया है। और जैसे हमारे लोकल पंचायत लेवल हमारे पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने बहुत रोल अदा किया पब्लिक मैसेजेस और कन्विंस करने का। वो साथ में गए हमारे वैक्सीनेशन टीम्स के, मोहल्ले मोहल्ले तक उन्होंने जब लोगों को, जान पहचान के लोगों को मनाया इसके लिए। हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने भी इसमें स्टेटमेंट्स दी। हर जो ये इमाम्स थे कश्मीर में हमारे, उन्होंने पब्लिक मैसेजेस में लोगों को बताया, जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट्स भी हुई कि वैक्सीनेशन सेफ है, इसे कराया जाए। सो वी हैड कम अ लॉन्ग वे, और ये कवरेज काफी एक्सपेडाइट भी हुई है इन द लास्ट मंथ पर्टिकुलरली। हाउएवर स्टिल शॉर्टेज है वैक्सीन की, डॉक्टर साहब शॉर्टेज है क्या अभी भी? क्योंकि देख रहे हैं स्लॉट बुकिंग के लिए अभी भी कई इलाकों में लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है 18+ के लिए बात करें। नहीं, एज ऑफ नाउ शॉर्टेज नहीं है। देखिए, जैसे मैं बता दूं कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री इज रेशन, इन द सेंस कि वो यूनियन गवर्नमेंट से ही डिसाइड हो जाता है कि किस स्टेट को कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन एज वेल एज देयर प्रोग्रेस। सो जेएनके हैज हैड अ कंसिस्टेंट फ्लो। यस, इन बिटवीन समवेयर ऐसा लग रहा था कि ये मतलब एवरीबडी हु वांट्स इट in the peak of the second wave उसको नहीं मिल पाई थी, but that was shortage felt throughout the country, not specific to JNK.
However, we are in a comfortable position right now, and we are able to give slots to anybody who requires it as of now. मुझे लगता है कि लोगों को अगेन वही करना है कि पैनिक नहीं हो चाहिए। आज नहीं स्लॉट मिल रहा है तो कल मिल जाएगा, मगर अगर ज्यादा पैनिक होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, और मैं आपको ये इंश्योर करूं कि हमें जो मतलब सेकंड डोज स्पेसिफिकली जो लोगों को लगता है उसकी अवेलेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज दैट इज प्री कैलकुलेटेड। हमें पता होता है कि कितने लोगों का सेकंड डोज ड्यू है और उसमें कितना वैक्सीन लगेगा, एंड दैट इज सेट असाइड इन आवर टोटल वैक्सीन अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अपने दर्शकों के लिए कि जब पहली वेव आई थी उस वक्त डॉक्टर्स कह रहे थे कि वैक्सीन लगाइए, वो लोग वैक्सीन लगा नहीं रहे थे, अवेलेबल थी और लगा नहीं रहे थे। दूसरी वेव में उन्होंने देखा जब इतनी जाने लगी कि अब वैक्सीन लगाते हैं और तब ज्यादा क्राउड प्रेशर हो गया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी हुई होगी। मेरे साथ डॉक्टर नावेद शाह, आपके पास वापिस आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं अगर सांस बचानी है, लोगों में अपनी सांसें बचानी है दूसरी वेव थर्ड वेव के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखा जो हालात बने हुए हैं, कई ऐसे जो लोग हैं जिनको कोविड हो गया है, उनके दिमाग में ये है कि भाई मुझे तो हो गया, मुझे 6 महीने या आगे होगा नहीं, एक माइंडसेट ये बन चुका है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई साहब नहीं, मैं तो, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के मोहम्मद रफीक हजाम साहब, जिनकी मृत्यु हुई है, कोविड से रिकवर कर चुके थे, मगर अचानक से वो अब उनका देहांत हो गया। क्या होता है ये बाद में, अक्सर आप अगर आप केयर नहीं कर पाते हैं और बाद में जो है इस तरह की क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाते हैं लोग, उनकी डेथ हो जा रही है। हमारे जर्नलिस्ट भी एक हैं, उनकी भी मौत हुई। क्या होता क्या है? देखिए, पहले तो हम थर्ड वेव की अगर हम बात करें, अगर हम वैक्सीन लगाते भी हैं, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा कि जिस वैक्सीन की जो प्रॉपर्टी है म्यूटेशन की, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आगे जाके अगर कोई म्यूटेंट आ गया, वी आर नेवर श्योर कि उसमें इन्फेक्टिविटी रेट कितनी होगी या किसी सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है उसकी क्षमता कितनी होगी उस वायरस में, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और सेकेंड, जो ये म्यूटेंट होगा, जो हम वैक्सीनेट इस टाइम कर रहे हैं अपने आप को, ये हमें कितने हद तक उस म्यूटेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। सो दिस इज ऑल इन द डार्क। सो वी हैव, फिर ही हम उसी बात पे पहुंच जाते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है, दे आर द अटमोस्ट थिंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसमें एक तो मतलब एक डॉक्टर्स का या बाकी का रोल तो है ही, एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल है, दैट इट हैज टू बी एनफोर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एट द ग्राउंड लेवल। बिकॉज अगर पॉपुलेशन आ जाती है, जबकि हमारे केसेस इस लेवल तक अब कम हो गए हैं कि लोगों को शायद डर खत्म हो गया है और फिर से वो सोचने ऐसे लगे कि शायद लॉकडाउन खुल गया, कोरोना खत्म हो गया। तो जो एक पॉपुलेशन आ जाती है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू एक्ट and enforce the SOPs at the ground level. That is the only way how we can protect ourselves. Second, जैसे हम वैक्सीनेशन की इस टाइम जो चल रही है, हमारी 18 ईयर से ज्यादा की उम्र के वैक्सीनेट हो रहे हैं, 18 ईयर्स के कम के अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए स्पेकुलेशंस की जा रही है कि जो हमारे थर्ड वेव अगर आ भी जाए तो हो सकता है उसमें हमारे बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हों, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमारे अपनी पीडियाट्रिक फैसिलिटीज जो है वो अपग्रेड करने की जरूरत है। इट हैज टू बी प्रायरली डिसाइडेड कि कहाँ पे हमारे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे पीडियाट्रिक फैसिलिटीज, क्योंकि द रिक्वायरमेंट ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन अडल्ट पेशेंट। तो इट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर हैंड कि अगर खुदा ना खास्ता पीडियाट्रिक अगर ऐसी वेव आ जाए जिसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, तो उस टाइम हम वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड बिफोर लेटिंग दैट कम ऑल द एसओपी। जैसे इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जो भी बाहर से इस टाइम आ रहा है उसका आरटीपीसीआर हो रहा है, उसका रैपिड टेस्ट हो रहा है, सो द चांसेस ऑफ ए म्यूटेंट कमिंग इनसाइड आर एटलीस्ट मिनिमाइज्ड। तो कश्मीर में भी म्यूटेंट जो डॉक्टर, कश्मीर में भी जो न्यू म्यूटेंट है, इसमें अभी केसेस आना शुरू हो गए हैं। देखिए, अभी तक तो हमारे पास यहाँ पे मेरे ख्याल में जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, आई थिंक ओनली 1 केस हैज बीन डिटेक्टेड एज फार एज आई नो।
from the whole beauty, and I think that has been from Jammu. But you never know. ये तो एक wave जैसी आ जाती है. If one comes, he infects 4 and 4 infects 16, it can be an exponential rise. So it can be a burst. So precautionary measures have to be taken at the outset in order to be later on be sorry than late. So हमारा तो काम है ही, administration भी काम कर रही है in the form of upgradation of facilities, but the SOPs have to be implemented at the ground level so that we should not be sorry at a later stage. ये डॉक्टर साहब एक आपसे जानना चाहूंगा, मतलब अगर मैं मार्केट में हूँ, बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, अगर मैं मास्क डाल के हूँ, मैं किसी के साथ ज्यादा क्लोज नहीं जा रहा, तो वन कैन थिंक कि भाई साहब मैं सुरक्षित. एब्सोल्युटली. देखिए, अगर हम मास्क पहने, हमें ये जाके बाहर निकलना चाहिए कि जो वहां से दूसरा बंदा आ रहा है ये इन्फेक्टेड है, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. ये स्ट्रेटजी अगर सोच के आदमी बाहर निकले तो देन वी कैन एटलीस्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड होगा भी, एटलीस्ट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी मिनिमाइज. क्योंकि ये सोच के हर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज कॉम्प्लेसेंसी लोगों में कैसे आ जाती है. देखिए, हम देखते हैं कि 80% ऑफ द पेशेंट्स आर माइल्डली सिम्टोमेटिक और उनमें बीमारी के लक्षण ही नहीं होते हैं, बट दे कंटिन्यू टू बी सुपर स्प्रेडर्स. वो इन्फेक्टेड है, स्प्रेड करते रहते हैं, खुद तो वो इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जद में कोई लोग आ जाते हैं. बाकी 20% से भी हम देखते हैं कि अराउंड 15% ऐसे होते हैं जो मॉडरेट डिजीज में मुबतला होते हैं. So they need hospitalization, and only 5% of them go to need critical care. So it has to be seen in totality, and everybody has to take responsibility and be a responsible citizen if we have to get out of this pandemic. थैंक यू सो मच सर. आप सबने अपना समय दिया और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, क्योंकि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और जो हमने पिछले दिनों देखा, इस सब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हमें इस कोविड से बचना है तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे. आपको बता दूं कि एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि जो हमने देखा है, मेरे एक दोस्त हैं जिनके परिवार से कोई बीमार हुआ था, उन्हें एक हॉस्पिटल, और वहां पर उस इलाज के लिए अगर आपको बताऊं तो उन्हें जो है 3 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे. और ये खर्चा सिर्फ तब हुआ है जब सिर्फ उन्हें एक बेड चाहिए था एडमिट होने के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, एंटीबायोटिक्स उनको दिए जा रहे थे, और वो सिर्फ 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे थे. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम सिर्फ एक 10 रुपए का मास्क डालें तो उन लाखों रुपए को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं. सिर्फ इतना ही करना होगा. और आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने यही बताने की कोशिश की, कोरोना की तीसरी वेव को रोकना आम इंसान के हाथ में है. डॉक्टर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सरकार हो, वो सिर्फ प्लानिंग कर सकती है, वो सिर्फ सुविधाएं दे सकती है, मगर मौत को आने के लिए अगर रोकना है, अगर इस स्प्रेड को हमने रोकना है, तो उसके लिए आम लोगों का जागरूक होना और हमारा SOPs को फॉलो करना सबसे बड़ी चीज है. आज के इस कार्यक्रम कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.